और बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बिजली विभाग के रिपेयरिंग वर्कशॉप में शनिवार की देर रात लगी आग में लाखों का नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दौरान फायर ब्रिगेड की तत्परता से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। शॉर्ट सर्किट से वहां आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल वर्कशॉप में तेल के ड्रम रखे थे। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो वर्कशॉप के साथ साथ आसपास के गांव भी दहल सकते थे। घटना चास प्रखंड के बालेडी थाना क्षेत्र के सतनपुर गांव के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप की है। फायर ब्रिगेड की टीम को आग को काबू करने में 10 घंटे से अधिक लगे। इस दौरान एक कर्मी भी घायल हो गया। वर्कशॉप इंचार्ज के मुताबिक आग लगने से 10 से 12 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं विभाग ने 4 सदस्यीय टीम को मामले की जांच कर 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आग लगी हुई थी। प्लेटफार्म, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग वर्कशॉप था, उसी में आग लगी। वही लगभग 11 गाड़ी हम लोग पानी देना पड़ा। पानी प्लस फॉर्म बहुत 10:30 बजे हम लोग आए, अभी जा रहे हैं। लगभग लगते हैं 20 कर्मचारी थे। आपका एक कर्मचारी झुलसा भी है ना? नहीं, थोड़ा सा लगा। क्या नाम है उसका? पिंकू गोस्वामी। क्या हुआ था उसको? वो तेल जो था ना, तेल ब्लास्ट किया, उसके बाद हिट ऊपर से, उसी का हिट ऊपर से आके उसको लगा। फायर स्टेशन का बिजली के शॉर्ट सर्किट जिससे आग लगने के अनुमान है हम लोग को। रात में दिन भर काम हुआ, रात में बंद करके लोग गए, शॉर्ट सर्किट हुआ, इसके चलते आग लग गई। वो प्रथम दृष्टया 10 से 12 लाख रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग कमेटी गठित करके और उसके आकलन कर रहे हैं कि सही आकलन क्या क्षति हुई है। और आग के बाद अब बात पानी की। जी हां, खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातू डैम से पेयजल आपूर्ति की जा रही पाइपलाइन से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। हैरत की बात है कि इस रास्ते से पेयजल विभाग समेत दूसरे विभागों के अधिकारी हर दिन गुजरते हैं, लेकिन इसे लेकर कोई पहल नहीं हो रही। इस पाइपलाइन से जितना पानी बर्बाद होता है, उससे कई गांव के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। जायजा लिया रामगढ़ संवाददाता जयंत कुमार ने। रामगढ़ जिले का यह पतरातू प्रखंड क्षेत्र स्थित है, जहां पतरातू डैम से पेयजल आपूर्ति रामगढ़ जिले के सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सालों भर यहाँ पानी किस तरह से बर्बाद होता है और यह पानी बर्बाद किया जाता है। इसके लेकर के लिए किसी को इस पर ध्यान नहीं जाता है। सालों भर पानी ऐसा ही बहते रहता है और ये यहीं पर स्नान और ध्यान भी करते रहते हैं। देखना है कि कब विभाग के लोग जागेंगे, बर्बाद होते हुए जल के लिए इसे बंद करते हैं। जयंत कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देवघर में अब बालू माफिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां बालू का अवैध खनन रोकने और बालू माफिया पर शिकंजा कसने के लिए डीसी ने खनन विभाग के अधिकारियों को हर दिन कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही इस संबंध में सभी थानों को सहयोग करने के लिए एसपी के माध्यम से भी निर्देश दिए गए हैं। डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जिला खनन पदाधिकारी को हर दिन ऐसी जगहों पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं जहां पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। बिहार के सीमावर्ती जिले होने की वजह से देवघर से भारी मात्रा में बालू का अवैध खनन कर बिहार भेजा जाता है, जबकि एनजीटी ने बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। और कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 में अब ट्रेनों की संख्या बढ़ने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में रेलवे बड़ा फैसला लेते हुए 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों को चलाने को हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों के लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन कोरोना काल में पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेन से अलग होगी। इसके साथ ही देश में कुल 310 यात्री ट्रेन चलने लगेगी। 12 सितंबर से शुरू होकर 80 ट्रेनों में झारखंड के हिस्से में भी 3 ट्रेनें आई हैं, जिसमें अगरतला देवघर, धनबाद फिरोजापुर और देवघर के मधुपुर से आनंद विहार दिल्ली शामिल है। अगरतला देवघर एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन रविवार को चलेगी। अगरतला से ये ट्रेन रविवार को सुबह 10:25 पर खुलेगी, जो सोमवार को दोपहर 1 बजे देवघर पहुंचेगी, जबकि सोमवार को देवघर से ये ट्रेन शाम 6:45 में खुलेगी। वहीं धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस हर दिन चलेगी, जो धनबाद से रात लगभग 9:20 में खुलेगी, जबकि फिरोजपुर से ये ट्रेन शाम 4:10 में खुलेगी, जबकि मधुपुर आनंद विहार एक्सप्रेस हर हफ्ते गुरुवार को चलेगी।
और रिम्स में लगातार कोरोना की जांच तेज रफ्तार से हो रही है और जल्द ही अब रिम्स में भी जांच की संख्या 1 लाख तक पहुंचने वाली है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने इसकी जानकारी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौर में रिम्स में लगातार जांच की जा रही है और उसी कड़ी में जल्द रिम्स को ये उपलब्धि मिलेगी। लोग के लैब में करीब 95,000 से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR हो चुका है, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को बता रहे हैं। अदर जो दूसरे लैब है वहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन हम नज़दीक में इसी सप्ताह में हो सकता है कि 1 लाख को क्रॉस कर जाए, जिस तरह से हमारे पास सैंपल लोड है। तो ये एक पॉजिटिव है कि ना, सारे लैब काम करेंगे। सरकार को एक अच्छा मैसेज है पब्लिक के लिए कि कार्य हो रहा है और पब्लिक इसमें सपोर्ट करे। घाटशिला के मुसाबनी कोल प्लांट के करीब 1500 मजदूरों ने प्रबंध के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बकाया वेतन, PF और नौकरी की मांग नहीं माने जाने से मजदूर नाराज हैं और माइंस के 3 मजदूर यूनियनों ने बैठक कर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मजदूरों का आरोप है कि लीज नवीनीकरण नहीं होने का हवाला देते हुए कंपनी ने माइंस बंद कर दिया, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए, जिसके बाद उनके सामने जीविका की समस्या खड़ी हो गई है। कोविड-19 में बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक समाज के उनको मदद करने की बात करें, जिन्होंने खून पसीना से इस माइंस को सींचा, इस माइंस के क्षेत्र को पलाया, उनको आज के दिन में रोजगार से महरूम किया गया, उनको वेतन से महरूम किया गया, उनका मिलने वाला 17 माह का पैसा PF का उससे महरूम किया गया है। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। मैं मैनेजमेंट को आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि मजदूर को अगर रोटेशन के रूप में भी कार्य नहीं देता है और उसको अंतरिम राहत के लिए भी किसी तरह का पैकेज नहीं देता है तो हम लोग रोड में उतरेंगे और मैनेजमेंट का तिरसा फोरसा एवं मुसानी प्लांट को हम लोग आने वाले दिनों में बहुत जल्द बंद करने के लिए ऐलान करेंगे। सरायकेला में जितनी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की बिक्री हो रही है, उसमें से अधिकतर का परमानेंट रजिस्ट्रेशन जमशेदपुर सहित दूसरे जिलों से हो रहा है। इससे परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व की कमी जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इसे लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। वहीं परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी बढ़ाया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने राजस्व बढ़ोतरी को लेकर जिले के सभी डीलरों को निर्देश दिया है कि वे जिले में बेची गई गाड़ियों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन जिले में करें। वहीं सभी डीलरों को एक्ट के बारे में जानकारी देकर भी उसी के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सेल हो रही है, ठीक है, उसमें से अधिकांश गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि अधिकांश गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दूसरे जिलों में हो रहा है। हमारे यहाँ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए लोग दे रहे हैं, तो उसी चीज को कि कैसे हम लोग यहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाएं। हालांकि यहाँ काफी गाड़ियों के शोरूम्स हैं। सरायकेला में देखना है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ बिकती हैं और अन्य जिलों के लिए यहाँ से कितनी गाड़ियाँ बिक करके जाती हैं, तो राजस्व कैसे बढ़े इस जिले का। सरायकेला जिले में गाड़ियां तो खूब बिकती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन पड़ोसी जिले जमशेदपुर में होता है। स्टेटस सिंबल तथा जमशेदपुर के नंबर की गाड़ियों का रीसेल वैल्यू अच्छा होने के कारण ऐसा होता है, जिससे जिले के राजस्व की क्षति होती है। पूरी स्थिति के बीच में जिला प्रशासन अब जिले में बिकी हुई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जिले में ही कराने की कवायद में जुट गया है, ताकि राजस्व की बढ़ोतरी हो। विकास कुमार, न्यूज 18, सरायकेला खरसावां। चाईबासा विधायक दीपक बेरुआ ने आगामी 3 दिवसीय विधानसभा सत्र में सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। जेएमएम विधायक ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड का मुद्दा काफी गंभीर है और इसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सहायक पुलिसकर्मियों ने पिछली सरकार में बहाली के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की अपील की है। जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह चुके थे कि 3 वर्ष पूर्व होने के पूर्व ही आप लोगों को जिला बल की तरह ही नियुक्ति की जाएगी, तो अभी तक जब सरकार को वो जब भेज चुकी है तो सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। सीधी नियुक्ति हमारी हो जानी चाहिए अभी तक। अब इस सरकार में ये गंभीर मसला है कि ये तदर्थ का मामला वो आगे ले जाया जाए या इसका एक अस्थायी समाधान करने की प्रक्रिया में पहल की जाए।
हम लोग ने प्रयास किया है सरकार तक इस बातों को पहुंचाने का, और हमने आश्वस्त किया उन लोगों को कि होमगार्ड की समस्या हो या सहायक पुलिस की मामला, अभी 3 दिन के लिए सेशन होना है विधानसभा में। मैंने कहा है कि इस मामले को मैं उठाऊंगा विधानसभा में सरकार के साथ। पाकुड़ में पीडीएफ, दुकानदार और विभागीय अधिकारी मिलकर गरीबों का अनाज चट कर रहे हैं। अगस्त महीने में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने ये आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और अनाज देने की मांग की। कालिसा गांव में करीब 200 कार्ड धारक हैं जिन्हें अगस्त में अनाज नहीं मिला, और विभागीय अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि विभाग की ओर से अनाज भेज दिया गया है, लेकिन डीलर ने अनाज नहीं मिलने की बात कह दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके हक का अनाज दूसरे डीलर को बेच दिया जाता है। ग्रामीणों का यही समस्या है कि हम लोग को जो अगस्त में 3 तारीख को जो राशन बंटा गया उसमें मुफ्त चावल देने का ये है, लेकिन मुफ्त चावल हम लोग को नहीं मिला, और हम लोग का डीलर बताता है कि एमओ साहब नहीं भेजा है, और ऑलरेडी एमओ साहब हम लोग के सामने बोला कि मतलब एमओ साहब यही कहा कि हम चावल भेज दिए रोहेला टुडू को। टैगिंग में थोड़ा सा ये हो गया, टैगिंग होता क्या है पहले फ्रीज हो जाता है, समझ गए ना, आवंटन, अब बाद में टैगिंग की बात होती है ना, इसीलिए अब जहाँ टैगिंग हुआ फ्रीज हो गया तो माल तो उसको दिया गया। विभाग के कारण ये गड़बड़ी उत्पन्न होती है। हाँ, कभी कभी आगे पीछे विभाग के चलते थोड़ा सा हो जाता है, कभी सस्पेंशन बाद में होता है, फ्रीज हो जाता है। झारखंड में राइट टू सर्विस एक्ट महज दिखावा बनकर रह गया है। कोरोना का बहाना बनाकर हजारों आवेदन महीनों से पेंडिंग है, तो जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। कोरोना काल में राइट टू सर्विस एक्ट मजाक बनकर रह गया है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जमीन म्यूटेशन के हजारों आवेदन सरकारी दफ्तरों में महीनों से धूल फांक रहे हैं। खुद आवेदक जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी बाबुओं के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं। इस गाड़ी में अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही ये है मीना कुजूर। जमीन का कागजात बनाने के लिए ये गाड़ी रिजर्व कर तीसरी बार नामकुम अंचल कार्यालय पहुंची है। आज तीसरी बार है जी। क्या वजह क्या? ऑनलाइन जो डाटा शो करता है रजिस्टर टू, उसमें मेरा जमीन का प्लॉट शो नहीं कर रहा है, तो उसी को चढ़वाने आए हैं। राइट टू सर्विस एक्ट 2011 में हर काम के लिए न सिर्फ समय सीमा तय है, बल्कि सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 21 दिन, बिजली कनेक्शन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिवहन, पीडीएस और क्रशर लाइसेंस के लिए 30 दिन, जमीन म्यूटेशन के लिए 45 दिन और राशन कार्ड के लिए 60 दिन की समय सीमा तय है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा आवेदन महीनों से अटका पड़ा है और आवेदक परेशान है, तो सरकार कोरोना का बहाना बना रही है। लेकिन समय है और हमें भी संज्ञान है, सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिया है। ये लोगों का जो भी काम हो, ब्लॉक लेवल हो चाहे जिला लेवल हो चाहे और भी ऊपर लेवल की काम हो, वो जल्द से निष्पादन हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक और कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक जाएं तो कहां जाएं? भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। संथाल परगना में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की कमी है, जिससे अपराध का अनुसंधान प्रभावित हो रहा है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने ये बातें कही। देवघर में डीआईजी ने मामलों के निष्पादन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादातर पुलिस अधिकारी रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं और जो बचे उनमें अनुभव की कमी है। देवघर में जिस रेशियो में केसेज हो रहे हैं उस रेशियो में ऑफिसर नहीं, और जो ऑफिसर भी हैं वो अनुसंधान के लिए काफ़ी ट्रेंड नहीं है, जानकारी थोड़ा उनमें कम है, तो इसलिए परेशानी हो रही है। खबर कोडरमा से है, जहां जिला बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। झुमरे तिलैया साहू धर्मशाला में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जमा हुए, जिनमें अधिकतर कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगा रखा था। जो कार्यकर्ता मास्क लगाए भी थे वो केवल औपचारिकता पूरी करते नजर आए।
नामों की घोषणा के बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए मंच पर भी एक साथ फोटो खिंचवाए। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 29 नवंबर तक चुनाव कराने की घोषणा की है। महागठबंधन ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी खुद गुटों में बटी हुई है, ऐसे में उपचुनाव में वो दोनों सीटों पर जीत तय है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ाने की बात कही है। नहीं, गठबंधन मिलकर के लड़ेंगे चुनाव, उसमें कहां दिक्कत है। नहीं, ऐसा कहीं कोई डिमांड नहीं किया है। पूरी तरह से महागठबंधन चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है। हमने इस विषम परिस्थिति में भी जनता की सेवा करने का काम किया है। हमने जनता को भरमाने का काम नहीं किया है और जनता ने जिस विश्वास के साथ विगत विधानसभा के चुनाव में उक्त दोनों विधानसभा सीटों को हमारी झोली में दिया था, हमें पूरी उम्मीद है कि हम पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उभर करके वहां आएंगे और दोनों की दोनों सीटें महागठबंधन के झोली में आने वाली है। महागठबंधन तो इंटैक्ट है ही, लेकिन भाजपा के अंदर 4 गुट सक्रिय हैं। कौन सा गुट, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हैं। संगठन की स्थिति उनकी तार-तार है और वैसे में आने वाला चुनाव कोई चुनौती नहीं है हम लोगों के लिए। दोनों सीट हम लोग बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। ऐसे भी ये दोनों सीट हमारी परंपरागत सीट रही है। गुमला में जारी प्रखंड के कई गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। हाथियों ने जहां फसल को बर्बाद कर दिया है, वहीं कई किसानों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल लाखों रुपए की फसल हाथियों के उत्पात में बर्बाद हो जाती है। सकरी पंचायत के टोली गांव में जंगली हाथियों ने स्कूल के चापानल को तोड़ दिया, वहीं स्कूल के किचन रूम को भी तोड़ दिया। ग्रामीणों ने अपने स्तर से हाथियों को मशाल और पटाखों के इस्तेमाल से हाथियों को भगाया। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन और वन विभाग की ओर से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक उत्पात से मुक्ति दिलाने में कोई उपाय नहीं किए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।